हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल ऑफ हिस्ट्री सिलेबस फॉर CUET 2024। तो जिन भी बच्चों का, जिन भी स्टूडेंट का आर्ट्स की मैं बात कर रही हूं, जिनका सब्जेक्ट, जिनका डोमेन हिस्ट्री है, तो वो कंप्लीट ओवरव्यू लेकर जाएंगे, कंप्लीट डिटेल लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंप्लीट डिटेल में जो सबसे जरूरी है वो है सिलेबस का जानना। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सिलेबस का जानना होता है। तो एक बार हमें सिलेबस पता चल जाता है कि क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, तो उससे हम उसी चीज पर फोकस कर दें जो चीज हमारे एग्जाम में आने वाली है। क्लियर है? अब देखो, इसमें दो चीज हैं। एक तो हमें यह पता है कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी सिलेबस आना है। ठीक है, पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी सिलेबस है आपका, जो चैप्टर सीबीएसई से रिमूव्ड है, वो चैप्टर भी आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन सारे पढ़ने हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो उसमें आपको 12 चैप्टर, बोर्ड एग्जाम के लिए 12 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, लेकिन सीयूटी में आपको पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। अब चैप्टर और टॉपिक, ये दो अलग अलग चीज हैं। तो कौन कौन से चैप्टर, ये पता है कि हमें 15 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन उसमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं ये डिटेल में आज जानने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको आपके हिस्ट्री डोमेन में एक बहुत अच्छी नॉलेज लेकर जाओगे। क्या चीज पढ़नी है आपको, कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल हम इसमें बताने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर बताने वाले। तो कंप्लीट डिटेल ऑफ हिस्ट्री सिलेबस CUET 2024। बात करते हैं पहले अपने आर्ट्स डोमेन की। तो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट, हिस्ट्री, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी, मास मीडिया, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, संस्कृत सेक्शंस और मैथमेटिक्स। ये इतने सारे आपके इसके अलावा भी काफी सारे होंगे जो इसमें नहीं मेंशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इतने सारे जो आपके ह्यूमैनिटीज के या आर्ट्स के डोमेन्स हैं, तो आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट इसमें से रहा होगा। ठीक है, अभी जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 लिखा है, सेक्शन 3 लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर 3 सेक्शंस दिए होंगे। सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज आ जाएगा, सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और सेक्शन 3 में आ जाएगा आपका जीटी। राइट, तो वो खैर वो तो बात की बात है। तो ये पूरे के पूरे क्या है, ये आपके आर्ट्स डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सिलेबस ओवरव्यू की। तो हमें पूरा पता है कि एंटायर सिलेबस जो है वो हमारी क्लास 12 की एनसीईआरटी से आने वाला है। क्लियर, ये तो पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मेन टॉपिक ये है कि हमें कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, यहां पर कंप्लीट डिटेल, ऐसी डिटेल है कि जो कि आपको बहुत ही रेयर ही कहीं मिलेगी। तो जरूर इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट में क्या आता है? फर्स्ट यूनिट में द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो आपको इसमें से टॉपिक कौन से पढ़ते हैं? अर्ली अर्बन सेंटर्स, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड द साइट एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं चैप्टर 1 ब्रीक, बीट्स एंड बोन में से। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 2 में से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ द इंस्क्रिप्शन टेल्स अ स्टोरी। जो आपकी हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर है, कौन सा? किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका किंग्स, फार्मर्स और टाउन। ठीक है, थर्ड कौन सा है आपका? किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। तो जो सेकंड चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, तो ये उसी का है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये CUET 2024 के लिए हिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें दिया हुआ है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। तो मौर्य और गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको ये टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। राइट, उसके बाद इंस्क्रिप्शंस, द डिसाइफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। नेक्स्ट आता है अशोका इंस्क्रिप्शंस एंड द गुप्ता पीरियड, लैंड ग्रांट। तो ये तीनों टॉपिक आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट पर आता है इसमें यूनिट 3 में हमारा जो एनसीईआरटी में चैप्टर है उसका नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं? पूरा का पूरा सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत। तो ये पूरा चैप्टर महाभारत के ऊपर डिपेंड करता है। तो महाभारत की हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर जानी है। तो इश्यू ऑफ द सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग द कास्ट, क्लास, किंगशिप एंड द जेंडर, तो सारी चीजों के बारे में पता करना है इसमें। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लेकर जानी है। ट्रांसमिशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ द महाभारत, मतलब कि सोसाइटी को 4 जो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पूरी डिटेल के साथ आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4 में हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म, सांची स्तूपा। ठीक है, तो ये थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग हमारी हिस्ट्री का 4th चैप्टर है। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? टॉपिक हमें कवर करने हैं वैदिक रिलीजन, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, फोकस ऑन द बौद्धिज्म एंड द सांची स्तूपा। तो ये टॉपिक को हमें कवर करना है और यहीं से जो टॉपिक दिए है यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आता है मेडिवल सोसाइटी थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। ये हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 5 है जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? ट्रैवलर्स अकाउंट वेयर द, जितने भी ट्रैवलर्स इस चैप्टर में मेंशन किए गए हैं वो सभी की डिटेल आपको लेकर जानी है। साथ साथ में
ट्रेवलर्स अकाउंट के बारे में कि कौन से ट्रेवलर ने कौन सी अकाउंट अपनी लिखी, अकाउंट का मतलब होता है बुक अपनी लिखी, ठीक है। स्पेशली 3 के बारे में तो बहुत ज्यादा ही पूछा जाएगा, कौन कौन से, अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकिस बर्नियर, इन तीनों के बारे में कंप्लीट डिटेल लेकर जानी है। नेक्स्ट आता है ट्रेवलर्स अकाउंट वेयर दे ट्रेवल, तो कौन कौन से ट्रेवलर कहां कहां उन्होंने ट्रेवल किया, कहां कहां पर उन्होंने जाकर कौन सी कंट्री में विजिट किया। नेक्स्ट आता है व्हाई दे ट्रेवल, क्यों वो ट्रेवलिंग करते थे, ठीक है। व्हाट दे रोट, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा। एंड फॉर हुम दे रोट फ्रॉम द अल बरूनी, इब्न बतूता एंड बर्नियर, तो इनके द्वारा लिखी गई इनकी बुक्स में कंप्लीट डिटेल आपको लेकर जानी है। नेक्स्ट आता है यूनिट 6 में भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में आपको क्या करना है, आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इस पीरियड के दौरान कौन कौन से रिलीजियस जो है वो इमर्ज होते हैं, डेवलपमेंट होती है, रिलीजन में डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट आता है आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ द भक्ति सूफी संत, तो जितने भी संत हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, साथ साथ में सूफी संत के बारे में बताना है, तो एक कंप्लीट डिटेल लेकर आपको जानी है। नेक्स्ट आता है न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, जो हमारी चैप्टर हिस्ट्री का 7 है, उसका नाम है एन इंपेरियल कैपिटल विजयनगर, तो ये वही चैप्टर है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है न्यू आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, न्यू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड, तो विजयनगर पीरियड में काफी सारे विजयनगर में काफी सारे बिल्डिंग्स का उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो सारी बिल्डिंग्स की डिटेल आपको लेकर जानी है। नेक्स्ट कहता है टेम्पल्स, फोर्ट्स, इरिगेशन एंड फैसिलिटीज, तो उसके साथ साथ में विजयनगर में किस तरह के टेम्पल्स बने हुए थे, किस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई थी, साथ साथ में फोर्ट्स कैसे बने हुए थे, इरिगेशन के रिसोर्सेज लोगों को कैसे प्रोवाइड किए गए थे, वो कंप्लीट डिटेल लेकर जानी है। रिलेशनशिप बिटवीन द आर्किटेक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, हम्पी की डिस्कवरी से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कब इसकी डिस्कवरी हुई, किसने की, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इस चैप्टर से देखे जाएंगे। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी अकाउंट हाउ द हम्पी वाज फाउंड एंड बिल्डिंग एट हम्पी, हम्पी को किस तरह से डिस्कवर किया गया, हम्पी में कौन कौन से बिल्डिंग्स पाई गई, वो सारी की सारी डिटेल आपको जाननी होगी। नेक्स्ट कहता है यूनिट 8 में अगेरियन रिलेशन, ठीक है, ये जो आपका यूनिट है अगेरियन रिलेशन, आईने अकबरी, तो पीजेंट, जमींदार एंड द टाउन, पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट, तो ये हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 8 है, राइट। तो यहां पर मेंशन किया गया अगेरियन रिलेशन, आईने अकबरी, आईने अकबरी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल आपको लेकर जानी है। इसमें हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द अगेरियन रिलेशन इन द 16 एंड द 17th सेंचुरी, अगेरियन सोसाइटी का मतलब होता है कृषक समाज, 16 और 17th सेंचुरी में कृषक समाज यानी कि अगेरियन सोसाइटी में फार्मर्स कैसे कैसे जो है वो फार्मिंग किया करते थे, कौन कौन से लैंड रेवेन्यूज उसके ऊपर लगाए गए थे, इंपोज किए गए थे, रेवेन्यू टैक्स इंपोज किए गए थे, कैसे एग्रीकल्चर किया जाता था, वो कंप्लीट डिटेल आपको लेकर जानी है। साथ साथ में पैटर्न ऑफ द चेंजेस ओवर द पीरियड एंड कंपाइलेशन ट्रांसलेशन ऑफ द आईने अकबरी, आईने अकबरी में किन किन चीजों का वर्णन किया गया, किस किस को डिस्क्राइब किया है, वो सारी की सारी चीजें आपको अपनी नॉलेज में लेकर जानी है, ठीक है, कंप्लीट डिटेल लेकर जानी है। अब ये चैप्टर 8 तक हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी में भी है और आपके सीयूटी में भी, यहां तक कोई भी चैप्टर आपका रिमूव नहीं हुआ है, तो यहां तक कंप्लीट डिटेल हमने जान ली है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, चैप्टर 9, यूनिट 9 पर बात करते हैं। तो यूनिट 9 पर देखिए द मुगल कोर्ट, अब ये जो चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी से रिमूव्ड है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं आ रहा है, बट आपको ये चैप्टर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, सीयूटी के लिए आपको ये प्रिपेयर करना है। तो इसमें हम देखेंगे मुगल्स कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो मुगल कोर्ट में क्या देखना है, रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री थ्रू द क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, कौन से मुगल एम्परर ने अपने अपने लाइफ पर, अपने जीवन पर बुक लिखवाई, उस बुक में उनके लिए क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की गई है, वो सारी डिटेल आपको लेकर जाना है। फॉर एग्जांपल अकबर नामा होगा, हुमायूं नामा हो गया, बाबर नामा हो गया, ठीक है, और ये आपका शाहजहां नामा हो गया और आलमगीर नामा हो गया, ये सारी चीजें आपको बतानी है अपने इस क्रॉनिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज लेकर। पॉलिटिकल हिस्ट्री 15 और द 17th सेंचुरी, तो 15 और 17th सेंचुरी के बीच में किस तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री डेवलप करते हैं वो बतानी है। मुगल कोर्ट एंड द पॉलिटिक्स, मुगल कोर्ट में कौन कौन मिनिस्टर्स होते थे, उन मिनिस्टर का क्या क्या काम होता था। अकाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कोर्ट क्रॉनिकल्स, इस क्रॉनिकल्स को बनाने में या उनके ऊपर जो बुक लिखी जाती थी उनको बनाने में कितने लोग इन्वॉल्व होते थे, उन लोगों का काम किस किस तरह का था, क्या क्या लोग वो किया करते थे, कंप्लीट डिटेल लेकर जानी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 10 की, कॉलोनिज्म एंड द रूलर सोसाइटी। यहां पर हम देखेंगे कि कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ये हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 10 है जो हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां पर नाम दिया हुआ है कॉलोनिज्म एंड द रूलर सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम द ऑफिशियल रिपोर्ट्स। इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर
कवर करने हैं। लाइफ ऑफ द जमींदार, जमींदार के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके। पीजेंट, लाइफ ऑफ द जमींदार, पीजेंट एंड द आर्टिजन्स, इनकी लाइफ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू सेटलमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से 1757 के प्लासी के बैटल के बाद से किस तरह से बंगाल में अपनी स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर दी थी, रूलिंग स्टार्ट कर दी थी, वो कंप्लीट डिटेल लेकर जानी है। रेवेन्यू सेटलमेंट, कौन कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट, आपका परमानेंट सेटलमेंट हो गया, फिर आपका माहलवाड़ी सेटलमेंट हो गया, फिर आपका रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो गया, वो सारे सेटलमेंट्स के बारे में बात जानना है और उसमें सर्वेज के बारे में बताना है। फिफ्थ रिपोर्ट से बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिफ्थ रिपोर्ट अकाउंट ऑफ द फ्रैंकिस बर्नियर बुकानन हैमिल्टन एंड द डेक्कन रियर। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाता है अकाउंट ऑफ, लेकिन आपका सीयूटी में ये टॉपिक जो है वो आना ही आना है फिफ्थ रिपोर्ट से, और डेक्कन रियर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 11th चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1857। तो ये जो है वो है आपके 1857 के रिवोल्ट के बारे में, जो हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम दिया हुआ है रिबेल्स एंड राज, वहां से ये कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। इवेंट्स ऑफ द 1857-58, 1857 से 58 के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, साथ साथ में किस मतलब उसके साथ साथ में आपको डेट्स भी लर्न करनी है। तो डेट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इवेंट से काफी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कंप्लीट डिटेल लेकर जानी है 57 से 58 के बीच में वाली। हाउ दीज इवेंट वर रिकॉर्डेड एंड द नरेटेड। अब ये जो इवेंट हुए 1857 से 58 के बीच में, तो इन रिकॉर्ड्स को किस तरह से नरेट किया गया, किस तरह से इनको रिकॉर्ड किया गया, वो सारी डिटेल आपको पता करनी है। ठीक है, नॉलेज लेकर जानी है हर चीज की। हाउ द पिक्चर्स 1857 शेप द ब्रिटिश ओपिनियन व्हाट हैड हैपन। किस तरह की पिक्चर्स ये रीडर्स को एक तरह से समझाना चाहती है कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसने ब्रिटिशर्स की, कहते हैं ना, जड़ें हिला दी थी। तो वो कैसे हिलाई थी, मतलब किस तरीके से उन्होंने एक आगाज कर दिया था, एक बिगुल बजा दिया था कि अब हम इंडियंस तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं और अब हम अपना स्वराज पाकर रहेंगे, अब हम अपनी फ्रीडम पाकर रहेंगे। तो कंप्लीट डिटेल लेकर जानी है। नेक्स्ट आता है यूनिट 12 में कॉलोनिज्म एंड द इंडियन टाउन। तो ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी से रिमूव्ड है। ठीक है, ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी से रिमूव है, लेकिन आपको सीयूटी में ये करना है। इसका नाम है कॉलोनियल सिटीज। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में इसका नाम है द कॉलोनियल सिटीज के नाम से दिया हुआ है। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। द ग्रोथ ऑफ द मुंबई चेन्नई हिल स्टेशन एंड द कंटोनमेंट्स इन द 18 एंड द 19th सेंचुरी। तो स्पेशली यहाँ 3 सिटीज के बारे में पूछा जाता है। कौन कौन से? मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता के बारे में पूछा जाता है। उनके आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में पूछा जाता है। कौन सी सिटी जो है कब स्टैब्लिश हुई थी और उसके पीछे रीजन क्या था, वो कंप्लीट डिटेल लेकर जानी है। एक्सप्लोर द फोटोग्राफ्स एंड द पेंटिंग। ठीक है, अब यहां पर फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, प्लान ऑफ द सिटीज, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लान और रिपोर्ट, फोकस ऑन द कोलकाता टाउन प्लानिंग। कोलकाता टाउन प्लानिंग से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं चैप्टर 12 से। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 13, महात्मा गांधी थ्रो कंटेम्पररी आइज। अब हमारी जो एनसीईआरटी में दिया है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट के नाम से 13 चैप्टर दिया हुआ है। इसमें जो हमने टॉपिक करने हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट 1918 से लेकर के 1948 तक जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए उसकी सबकी हमें डिटेल लेकर जानी है। नेक्स्ट कहता है द नेचर ऑफ द गांधीयन पॉलिटिक्स एंड द लीडरशिप। गांधी जी की का जो पॉलिटिकल जो एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं बैकग्राउंड था, या पॉलिटिकल उनका राजनीति क्षेत्र में क्या क्या उनका योगदान रहा, क्या रोल रहा। ठीक है, पॉलिटिक्स में उन्होंने किस तरह से अपना एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया इंपॉर्टेंट, तो वो आपको बताना है। राइट, किस तरह से उन्होंने लीड करके और फ्रीडम को अचीव करने में बहुत हेल्प करी। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी इन 1931 राइटिंग्स। महात्मा गांधी, अब इसमें आपको कॉन्फ्रेंस जो हुई थी हमारी, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, ठीक है, वो सारी पूरी की पूरी डिटेल लेकर जानी है जो भी रिलेटेड है महात्मा गांधी से, वो सारी की सारी। नेक्स्ट आता है राइटिंग, उनकी स्पीचेस, न्यूज़पेपर में क्या क्या उनके बारे में कुछ लिखा हुआ था, वो भी आपको नॉलेज लेकर जानी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 14 में पार्टीशन थ्रू द ओरल सोर्सेज। अब ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी से रिमूव्ड है, लेकिन आपका
एनसीईआरटी से रिमूव्ड है, लेकिन सीयूईटी में ये चैप्टर आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो आपको सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना है। हमारी जो हिस्ट्री में दिया हुआ है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, जो एनसीईआरटी मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में नहीं आ रहा है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें इसमें से टॉपिक कवर करने हैं। द हिस्ट्री ऑफ द 1940s, किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ है, उस पार्टीशन को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट आता है इसके पीछे रीजंस क्या थे, इसका क्या रिजल्ट निकला, वो सारी चीजें बतानी है। नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड द पार्टीशन पंजाब एंड द बंगाल, तो ये आपको पूरा का पूरा एक डिटेल लेकर जानी है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 15 पर, तो द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ये हमारे एनसीईआरटी में भी यही है, द मेकिंग द फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ इस तरीके से, द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बात है। इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट, तो किस तरह से हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में नए नए स्टेट्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है द मेकिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें, कौन कौन से लोग इनमें इन्वॉल्व हुए थे, वो कंप्लीट डिटेल हमें कॉन्स्टिट्यूशन की लेकर जानी है। नेक्स्ट फोकस करना है आपको द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस तरह की डिबेट्स होती है, कोई हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको डिसएग्री कर रहा है, लैंग्वेज को लेकर के, राइट्स को लेकर के, काफी कुछ चीजें हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग हमें पता करनी है, तो वो कंप्लीट डिटेल आप लेकर जाओगे। अब ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी सीयूईटी 2024 में हिस्ट्री के सिलेबस के रिगार्डिंग। ओवरव्यू पूरा का पूरा देख लिया आपने कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, वो सारा का सारा बता दिया है। अब क्या करते हैं, अब हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैडम इतने सारे चैप्टर्स हैं, हम उनको कवर कैसे करेंगे। आ रहा होगा ना दिमाग में। उनको कवर करने के लिए, उनको इस तरह से एक कंप्लीट डिटेल ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं। तो सीयूईटी 2024 में हिस्ट्री में किस तरह से आप 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करोगे, ठीक है। अब तो एक तो इससे आइडिया लग गया आपको लग गया होगा कि हिस्ट्री का जो एग्जाम है सीयूईटी 2024 में वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का होता है। इसके अलावा इसमें हमें 200 आउट ऑफ 200 कैसे स्कोर करना है, पढ़ाई करके, है ना। तो जितना अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, जितनी अच्छी आप इंफॉर्मेशन, जितनी अच्छी आप नॉलेज लेकर जाओगे, तभी जाकर आप सीयूईटी 2024 में 200 आउट ऑफ 200 पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें पूरा का पूरा एंटायर क्लास 12th एनसीईआरटी सिलेबस को अच्छी तरह से याद करना होगा, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना होगा, ठीक है। और याद भी ऐसे नहीं करना, वो याद करने वाला जो है वो थोड़ा सा ओल्ड वाला वो हो गया है, क्या बोलते हैं, ओल्ड पैटर्न हो गया। तो आपको क्या करना है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम है, तो यहां आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी कि बच्चे ने कितने अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझा है। अगर जिस बच्चे ने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया ना, वो चाहे क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी आ जाए, वो उसको इजीली आंसर कर सकता है। और अगर तुम रट्टा तोतू बनते रहे कि आपने रोड मेथड जो है वो फॉलो कर रखा है कि मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में पहले यही होता था कि बोर्ड एग्जाम में पीछे की बैक एक्सरसाइज आती थी, उसको रट लेते थे और इस तरह से नंबर अच्छे आते थे। लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि बच्चे ने कितना समझा। अब उसके लिए क्या करते हैं, हिस्ट्री का डोमेन पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कितने 50, टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगा, हर क्वेश्चन कैरी करेगा क्या, 5 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है, इसमें ये चीज ध्यान रखना हमेशा, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, सीयूईटी एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका -1 हो जाएगा। इसलिए आपको एक्यूरेसी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है कि टोटल कितने मार्क्स का होगा, ये 200 मार्क्स का, और टाइम कितना दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा पूरे 45 मिनट्स, यानी कि 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पूरे 45 मिनट्स दिए जाएंगे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा मिशन क्या रहने वाला है, 200 आउट ऑफ 200। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपका जो टारगेट है सीयूटी में स्कोर करने का वो कितना है, 200 में से आप कितना गेन करना चाहिए, कितने % आपके आएंगे। टारगेट आपने सेट किया होगा कुछ ना कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अब 200 आउट ऑफ 200 जो हमारा मिशन है, इस मिशन को कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मिशन के लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा, मिशन के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे, बहुत अच्छे से नॉलेज लेकर जानी होगी। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हमने सिलेबस ओवरव्यू देख लिया, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें फिर स्टडी प्लान बनाना है, अपना प्लान करना है कि किस तरह से हमें स्टडी करनी है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टडी करने के बाद हमें प्रैक्टिस भी लगानी है।
राइट उसके बाद मस्ट डू इट, और कुछ ऐसी चीजें करनी है जो हमें एग्जाम के दौरान काम आने वाली है, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें हैं यहां पर देखेगा, तो इनपुट फॉर ऑल द स्कोर इन हिस्ट्री डोमेन, राइट, तो ये आपको इनपुट करने हैं। तो अब ये जो हमारा थर्ड आता है स्टेप 2 में, इनपुट फॉर ऑल द स्कोर इन द हिस्ट्री डोमेन, 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट को बिल्ड करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, ठीक है। मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग का मतलब होता है हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब इस कंसेप्ट बिल्डिंग में दो तरह के आपको पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट आपका एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है और दूसरा कहना है कि डिटेल नोट्स फॉर द रिवीजन, तो हमें साथ साथ में नोट्स से बनाते हुए चलना है। अब ये सोचोगे कि मैडम पढ़े भी नोट्स भी बनाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट आता है कि अब हमें प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब हमने एनसीईआरटी जो है पूरे टॉपिक को समझ लिया है, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी हमने पूरी कर ली है, उसके बाद में हमने नोट्स बना लिए हैं, अब हमें करनी है प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, मैक्सिमम जो है वो आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस होने चाहिए, क्योंकि सीयूटी एग्जाम में आपके एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं, तो आपको एमसीक्यूज पर ही ज्यादा फोकस करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम जो है 15 मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। 15 मॉक टेस्ट का मतलब हो गया कि सीयूटी के लेटेस्ट पैटर्न पर, आपके एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे अपने सीयूटी एग्जाम में। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आता है स्टेप 3 में प्रैक्टिसिंग टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, किस तरह के हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो सबसे पहले कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू सोर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। कंसेप्ट बेस्ड का मतलब समझते हो, आपको कोई भी कंसेप्ट जब टीचर क्लियर करवाती है तो उस कंसेप्ट के बेस पर आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तब आपको उसको अंडरस्टैंड करके उसके आंसर्स देने हैं। ये तो ये तरीका हो गया। दूसरा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, आप ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी पूछी जाती है, सीयूईटी में भी आपकी केस स्टडी पूछी जाती है, तो आपको केस स्टडी से भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पैराग्राफ दिया होगा, उसको अच्छे से रीड करना है, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, इस तरह से आपको उसको आंसर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा एंड रिजल्ट बेस्ड एमसीक्यू। तो जो हमने पूरा का पूरा एक बार चैप्टर पढ़ लिया ना, तो हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेने के लिए या उसको एनालिसिस करने के लिए, अपने आप को एनालिसिस करने के लिए कि हमने चैप्टर को कितना अंडरस्टैंड किया, फिर पूरे चैप्टर में से ही आपके एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, तब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस जो है पूरे चैप्टर की एक बार फिर से रिविजन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको मैप दे दिया जाता है, ठीक है, और वहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकेट करो कि ये प्लेस कहां पर है, ये बताओ कि ये जो इंडिकेशन दिया हुआ है, मतलब उसको मार्क किया हुआ है, ये कौन सा प्लेस है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ बनावली कहां पर है, फिर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ हरियाणा मतलब बनावली कहां पर है, ठीक है, बनावली कहां पर है, तो ये क्वेश्चन हो गया, राइट। तो बनावली कहां पर है, तो आपको 4 ऑप्शंस दे जाएंगे, ठीक है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका महाराष्ट्र या एमपी, कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो इस तरीके से मैप के क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आता है कि मैडम इतनी सारी चीजें आपने बता दी है, एक तो सिलेबस पहाड़ जितना सिलेबस है, पहाड़ जितना सिलेबस है, ठीक है, और पहाड़ जितना सिलेबस है, खैर वो मैं कहावत तो नहीं कहूंगी, ठीक है, लेकिन पहाड़ जितने सिलेबस को आप कैसे कवर करोगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है, और बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद में, इस बार तो मई में होने वाले हैं, सीयूटी एग्जाम इस बार जल्दी होने वाले हैं, तो इस थोड़े से टाइम में आप इतने सारे सिलेबस को कैसे कवर करने वाले हो, आ रहा होगा दिमाग में। तो उसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है कि जल्दी से सीयूईटी अड्डा 24/7 का ये महापैक आप एनरोल कर लीजिए। इस महापैक में जब तक आपका सीयूईटी का एग्जाम नहीं हो जाता, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो अभी तक लास्ट ईयर के 2023 के अभी तक महापैक वाले आ रहे हैं, तो बीच बीच में कभी क्लासेस में आ भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब तक आपका सीयूटी का एग्जाम नहीं हो जाता, उसके बाद तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी, किसकी, महापैक की। महापैक में एनरोल करने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। आप सीयूटी के किसी भी बैच को, सीयूटी अड्डा 24/7 के किसी भी बैच को एनरोल करके, ये खास करके महापैक में बोलना चाहूंगी क्योंकि इसकी जो है सभी
बैचेस का एक्सेस पर्टिकुलर महापैक वाले बच्चे को मिल जाता है, तो महापैक पर फोकस कीजिएगा, बहुत फायदे में रहोगे। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, जिस पर आपको हर CUT के कोई भी आप बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा क्लास 12th NCERT के लिए अगर आप बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ये स्प्रिंट बैच है, इस पर भी आप कूपन कोड लगा सकते हैं Y489। अब ये 20% का ना होकर के ये 17% का हो गया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि 20% का जो ऑफर था वो निकल चुका है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, 17% का, ठीक है, 17% का। अब आपको क्या करना है, फटाफट से CUT के किसी भी बैच को एनरोल करेंगे और अपनी इतनी पहाड़ जितने सिलेबस को कवर करने के लिए, मिशन को पूरा करने के लिए, 200 ऑफ 200 स्कोर करने के लिए आज ही ज्वाइन करें CUT अटेम्प्ट 24/7 का महापैक। अब बारी आती है किसकी, कि महापैक को कैसे हमें परचेज करना है, कैसे उसको खरीदना है। तो ये भी मैं आपको मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में अड्डा 24/7 CUT के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हर तरह की नॉलेज आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, हर तरह की आपको इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती है कंप्लीट डिटेल के साथ में। कमेंट करके बताना है कि आपको किस तरह का और सेशन चाहिए और ये सेशन आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा आपके लिए या नहीं रहा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। शेयर करना ज्यादा ज्यादा दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, नियर डियर तक, और लाइक करना है। अब करते हैं कि मैम इसको कैसे बाय करना है। तो सबसे पहले आपको कहां जाना है, आपको जाना है गूगल पर, ठीक है। तो हम क्या करना है, गूगल पर चलते हैं, ठीक है, और यहां टाइप करते हैं क्या, अड्डा 24/7 टाइप करते हैं। तो जैसे ही हमने यहां पर अड्डा 247 टाइप किया, ठीक है, ये रहा आपका अड्डा 24/7। जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन पे इस तरह की विंडो आ जाएगी। फिर आपको क्लिक करना है कहां पर, ऑल कोर्सेज पर। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करते ही आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी और आपको करना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन CUT पे क्लिक करना है। ये रहा आपका महापैक, ठीक है, ये रहा आपका महापैक। तो इस तरीके से आर्ट्स के इतने सारे वो दिए हुए हैं, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए जो मैंने कूपन कोड दिया Y489, आप उसको लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, महापैक विद बुक, जिसमें आपको घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो आपको महापैक में विद बुक जो दी जा रही हैं, इनके फीचर्स पहले मैं बता देती हूँ। अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 12 मंथ की वैलिडिटी आपके पास रहेगी, ठीक है। 1000 आवर्स की क्लास, लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं और टेस्ट सीरीज दी जा रही है आपको 802, 10 बुक्स दी जा रही हैं, ई बुक्स दी जा रही है 226, राइट। उसके बाद ये पूरी की पूरी डिटेल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी जा रही है, ये देखिए, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां दी जा रही है कि अगर आपका सपना है मुझे CUT में अच्छा स्कोर करने का, तो बच्चे देर मत करो, क्योंकि जितना देर करोगे ना, उतनी ही ज्यादा आप लोगों के लिए देरी होगी। और इसको बाय करने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहां पर क्या करना है, कूपन कोड लगाना है, क्या, Y489। कूपन कोड लगाना है आपको Y489। बस इस कूपन कोड को लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब ये कोर्स आपके 12 मंथ के लिए 12,117 का पड़ गया है। कहने का मतलब 12 महीने में, 12 मंथ में आप 12,000 समथिंग कुछ खर्च कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब पर मंथ आप 1,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन भी लगाओगे ना, तो वो पर सब्जेक्ट आपको कम से कम, बता रही हूँ, आपको 1,000 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। फायदा है, नुकसान है, ठंडे दिमाग से सोचिएगा और जल्दी से इसको परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बहुत ज्यादा ब्रॉड है और हमें कंप्लीट डिटेल लेकर जानी है, तभी जाकर हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।